हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम इग्नू बीएससी बीपीएच 141 का जून 2024 पार्ट 2 लेकर आए हैं। और हम बिना किसी देरी के चलो मॉडर्न फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे थे उसको आगे ले चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन से। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हम सबने पढ़ी है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो, जब हम स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंसी की बात करते हैं तो हमें वहां पर पोजीशन जो स्पेस होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड नजर आता है। टाइम होता है, टाइम भी अलग तरीके से चलता है। हर अलग अलग स्पेस में टाइम की वैल्यू भी अलग अलग आती है, राइट ना। अब इन सभी पैरामीटर्स को लॉरेंट्ज, इनका एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बड़े ही बखूबी तरीके से मैथमेटिक्स से साबित कर दिया कि उनकी क्या क्या वैल्यू हमें मिलेगी। लेटर ऑन जब माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने जब स्पेशल रिलेटिविटी को पब्लिश किया, तब उन्होंने इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया था। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है। इसको हम कहीं से भी देखें तो ये हमें कांस्टेंट अगर मिलती है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाते हैं, है ना। अब हमें कांस्टेंट कब मिल सकती है? जब एक प्रॉपर फ्रेम में उसको नाप रहे होते हैं। ओके, चलिए। तो नॉर्मली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं मैं। देखो, एक होता है हमारे पास मूविंग फ्रेम, ठीक है। अब उस मूविंग फ्रेम में ये कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, और ये खुद एक प्राइम वाला फ्रेम है जो वी वेलोसिटी से आगे चल रहा होता है। एक हमारे पास दूसरा फ्रेम होता है जिसके जिसको हम रेस्ट फ्रेम मानते हैं। ओके, ये एक्स, वाई और जेड, एक्स वाई जेड तो किसी को भी मान सकते हैं एस फ्रेम। अब एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो ये फ्रेम है ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस v इंटू टी मानी जाती है। अब हमारा टास्क ये होता है इसमें कि अगर कोई पार्टिकल एक मूविंग फ्रेम में रखा हो तो उसकी पोजीशन या वेलोसिटी या टाइम हम मूविंग फ्रेम से और रेस्ट फ्रेम से जब इंटरप्रेट करते हैं तो किस तरह से नजर आता है। बोलने का मतलब ये है कि मान के चलो कि पार्टिकल की पोजीशन इस इस फ्रेम को तो पता होगी एस प्राइम को वो कि 10 मीटर है या 1 मीटर है, लेकिन वो 1 मीटर जो पोजीशन आई है वो किसके नजर से आई है, किसके रिस्पेक्ट में आई है, मूविंग फ्रेम के। लेकिन अब मुझे जानना है कि वो 1 मीटर इस रेस्ट फ्रेम के लिए कितना होगा। तो कायदे से अगर ये डिस्टेंस 10 है, ये 1 है, तो 11 मीटर होना चाहिए। लेकिन जब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ये फ्रेम लाइट की स्पीड से मूव करता है, तो वो 10 प्लस 1 11 नहीं आती है, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उसकी वैल्यू 10.8 है ना, 10.5 इस तरह से कुछ मिलती है। हमें वही नापना होता है। तो हम क्या नाप रहे होते हैं? तो आंसर है कि रेस्ट फ्रेम या मूविंग फ्रेम से, है ना, हम पार्टिकल की पोजीशन को पूछना चाहते हैं, टाइम पूछना चाहते हैं, लेंथ में कितना कॉन्ट्रैक्शन है या किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। ओके, देखो, हम जनरली नॉर्मली जानते हैं कि अगर ये फ्रेम 10 की स्पीड से जा रहा है और इसमें एक पार्टिकल है जो 10 की स्पीड से आगे फेंका गया, तो रेस्ट फ्रेम से उसको 20 की स्पीड मिलनी चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि 20 की स्पीड से फेंका है। लेकिन जब हम इस स्पेशल रिलेटिविटी को हम ना बोल के ऐसा चलो बोल दो कि लाइट की स्पीड से, इस स्पीड से जब डील करते हैं तो यहां पर कहानी बदल जाती है और उसकी कहानी को हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से बयां करते हैं, है ना, उसको लिखते हैं। तो यहां से इस पार्टिकल की डिस्टेंस x मानी है, पार्टिकल की डिस्टेंस, ठीक है, याद रखिएगा, और यहां से डिस्टेंस x प्राइम मानी है। तो अगर हमसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पूछता तो हम कैसे लिखते हैं? x प्राइम इक्वल्स टू गामा x माइनस वी टी। दिस गामा इज लॉरेंस फैक्टर, जो कि हम इस तरह से लिखते हैं। और यही वो फैक्टर होता है जो दोनों फ्रेम की पोजीशन, टाइम, स्पीड, इन सब में फर्क लेकर आता है, जिसको हम आगे अभी देखेंगे। और अगर हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहां पर लिखेंगे हम इनवर्स, एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसे लिख देना। ये मैथमेटिशियन का नाम है तो इसलिए कैपिटल एल से स्टार्ट कर लेना। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होने वाली है, चलो लिखते हैं। देखो, तो पहले हम इस x की वैल्यू को पता लगाएंगे कितनी है। तो ये x की वैल्यू कितनी है? vt प्लस एक्स प्राइम, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? गामा x प्राइम प्लस vt, ठीक है ना, ये वो वैल्यू है जिनके बीच की डिस्टेंस है। अब उसके बाद सुनिए, देखिए केस, यहां पर असल में ये क्या किया गया है। यहां पर अगर इसके लिए वो वैल्यू 1 है मूविंग फ्रेम के लिए, तो उस 1 वैल्यू को ये चेक करता है रेस्ट वाला फ्रेम क्या वाकई में 1 है, ठीक है। तो वो कैसे पता लगाएगा? अपनी पोजीशन नाप कर वो जानता है कि हमारी पोजीशन 10 है,
है ना, और 10 है अगर, तो हम पूरी पोजीशन को अच्छे से नाप लें। अगर 10 + 11 या लॉरेंस फैक्टर की वजह से वो कुछ कम आएगी, तो वो एक लॉरेंस यानी कि वो एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, स्पेस के कॉन्ट्रैक्ट होने की बात कर रहा है। और अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y प्राइम, क्योंकि वहां पर कोई मोशन नहीं है, तो y और z में वैल्यू सेम आती है। टाइम के लिए लिखें तो कितनी आएगी, t प्राइम प्लस vx/c² गामा। ठीक है, अब ये तो हो गई लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। वो क्या कहता है कि एंड हेंस डिराइव द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं पार्टिकल की, तो आंसर है पार्टिकल की क्यों, पार्टिकल एक्सेलरेट भी कर सकता है, पार्टिकल मूव भी कर सकता है, पार्टिकल रेस्ट पर भी हो सकता है। ये सारी कंडीशन पार्टिकल के लिए ओके, लेकिन जो ये फ्रेम है वो केवल v वेलोसिटी से ही चलेगा। तब जाके हम STR यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई कर सकते हैं फॉर कांस्टेंट मूविंग फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम के लिए। तो अब हम अगर इसका वेलोसिटी फॉर्मूला निकालें तो dx/dt हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर टाइम की जो पैरामीटर है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर टाइम सबके लिए एब्सोल्यूट होता तो हम dx/dt कर रहे होते। ठीक है ना, अब हम वो नहीं कर सकते, दैट्स वाई वहां पर तो हम इसको लिखेंगे नाउ, डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। सो इट विल बी dx इक्वल्स टू गामा x प्राइम को dx प्राइम प्लस v dt। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो, dt को कितना लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करके लिख लो। तो ये आ जाएगा dt, है ना, गामा भी साथ में रहेगा, सॉरी, dt इक्वल्स टू गामा, तो dt प्राइम प्लस v dx/c², ये वैल्यू बनेगी। v कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट और dx का डिफरेंशिएट। अब हम ऊपर और नीचे यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑन द RHS साइड हम इसको dt प्राइम से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, ओके, यहां पर t प्राइम आएगा। ओके, चलिए, सो डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, इट विल बी ux इक्वल्स टू गामा से गामा कैंसिल, dx प्राइम बाई dt प्राइम हो जाएगा u x प्राइम प्लस v, और dt प्राइम से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, डिवाइड में कितना आएगा, dt प्राइम हो जाएगा 1 प्लस v dx/dt प्राइम, यहां पर भी x प्राइम आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास u x प्राइम बाय c स्क्वायर। सो दिस विल बी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। क्या वेलोसिटी इन y डायरेक्शन सेम होगी, जिस तरह से पार्टिकल की पोजीशन y में सेम है, लेकिन जब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो वो y में भी मूव करता नजर आएगा। बड़ी अजीब और हैरानी वाली बात है कि जब हम नॉर्मली किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर कोई फ्रेम या कोई पार्टिकल x में जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डायग्राम बनाया था, अभी नहीं है, अगर कोई पार्टिकल x में जा रहा है तो जैसे ही वो लाइट की स्पीड से मूव करने लगेगा तो वो x में जाता हुआ पार्टिकल y और z इन तीनों में ही उसकी वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है, और होती भी है। थोड़ी अजीब बात है ये, बट यूजिंग स्पेशल रिलेटिविटी ये चीज ट्रू मानी जाती है। तो इसलिए हम यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं या छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितनी वेलोसिटी आएगी अब उसको फाइंड करेंगे हम। चलो, और क्यों आएगी, वो टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम का पैरामीटर चेंज हो गया है। तो यहां पर क्या होगा, इस y को हम लिखेंगे dy, ऑल्सो करके लिख लेना, ऑल्सो dy इक्वल्स टू dy प्राइम, बट डिवाइड में dt, और वो कितना है, तो आंसर है गामा। ठीक है ना, ये गामा अब इंक्लूड होगा, और क्योंकि अब यहां पर है अंदर dt प्राइम प्लस v dx प्राइम, क्योंकि x का डेरिवेटिव डिवाइड में c²। नाउ टेल मी द वैल्यू। सो आप कहेंगे सर आप इसको dt प्राइम से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगी वेलोसिटी इन y, dt प्राइम से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी इन y प्राइम। देखो अभी तक सेम था, लेकिन टाइम के साथ चेंज आने की वजह से नीचे क्या बचेगा, गामा dt प्राइम, अगर dt प्राइम से डिवाइड करेंगे इट विल बी 1, वो हो जाएगा v। और ये देखो कमाल की बात कि पार्टिकल जो y में जा रहा है उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि उसके पास x में वेलोसिटी है, इसलिए। अजीब बात है ना, बट इट इज ट्रू। अब इसी तरह से हम z में निकालेंगे इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है ना, z में निकालेंगे। सिमिलरली
सिमिलरली डी जेड इक्वल्स टू डी जेड प्राइम, बहुत सही था, लेकिन टाइम के साथ आते ही यहाँ पर गामा का फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा और गामा की जो वैल्यू है रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसके टाइम कितना हो जाएगा, डी टी प्राइम प्लस वी डी एक्स प्राइम बाय सी स्क्वायर। नाउ फाइंड डी टी प्राइम से दोनों डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यू जेड, ये तो ऑलरेडी हमें पता है, और ये कितना हो जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी इन जेड प्राइम, है ना, सेम वेलोसिटी होगी अगर वो एक्स में चल रहा है तो वाई में भी, लेकिन टाइम की वजह से फर्क आया इसलिए नीचे कितना आएगा, तो आंसर है गामा डी टी प्राइम हो जाएगा 1 प्लस वी डी एक्स प्राइम, है ना, डी एक्स प्राइम को डी टी प्राइम से डिवाइड करेंगे यू एक्स, तो एक्स में चलने की वजह से उसके पास y और z दोनों में ही वेलोसिटी आ जाती है। और ये एक अजीब बात होती है बहुत ज्यादा, इसलिए रिलेटिविटी का जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल क्लासिकल या न्यूटन फिजिक्स से बहुत ज्यादा सेपरेट है, बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। ठीक है, अगर इनके डिटेल्स में और वीडियो चाहिए ना, देखो मुझे आपको बताना पड़ेगा, आप मुझे बताएंगे, मैं कभी इसका लेक्चर लूंगा, समझाऊंगा पूरी रिलेटिविटी को आसान भाषा में, ताकि आपको इन सब चीजों में कभी प्रॉब्लम ना आए। अभी एग्जाम पर्पस है तो इसको फटाफट से फटाफट आप नोट कर लो या समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये बोला हुआ है कि सो दैट द रिलेटिविस्टिक फोर्स required to give an acceleration a to a particle in the direction of its motion। अब नॉर्मल दुनिया में जब हम क्लासिकल वर्ल्ड से या न्यूटन वर्ल्ड से हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहां पर अगर एक पार्टिकल पर कुछ फोर्स लग रही है मूविंग फ्रेम में तो वही फोर्स रेस्ट वाले फ्रेम से भी नजर आएगी, बट रिलेटिविस्टिक जो हम रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला लगाते हैं वहां पर चीजें चेंज हो जाती हैं। नाउ लेट्स वी सी कि हम इस फोर्स को कैसे डिराइव करेंगे। बेसिकली हम फोर्स को क्या जानते हैं, वी नो कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, dp बाई dt होता है, राइट ना। इसलिए जो मोमेंटम है उसको थोड़ा डिराइव करेंगे और कहां से दिखाना है, फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सेलरेशन पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, सो अगेन नाउ वी ऑल्सो नो कि जब मोमेंटम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, गामा टाइम्स एम नॉट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है पार्टिकल, तो ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम। अब इसका टाइम डेरिवेटिव करना है, करते हैं टाइम डेरिवेटिव। यहां कर लेते हैं, छोटी सी स्टेप हमारे पास बची है इतने बॉक्स में, यहां पर इतने से बॉक्स में हो जाएगा। तो अगर हम dp बाई dt करेंगे तो एक बात बताओ, यहां पर क्या होगा, d ऑफ dt टाइम डेरिवेटिव करेंगे और यहां पर गामा एम नॉट वी वेलोसिटी, कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे सर इसमें मास तो पक्का कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि गामा में ये वैल्यू इंक्लूड होती है, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होती है ना इंक्लूड, इसीलिए हम गामा को कांस्टेंट नहीं मानेंगे क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई जो dp बाई dt है, अब इसको कैलकुलेट अगर करेंगे हम तो यहां पर हमें m नॉट तो आ जाएगा कांस्टेंट, लेकिन d बाई dt और गामा इंटू वेलोसिटी इसको हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। बात क्लियर हो रही है क्या, करें आगे सॉल्व। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, है ना, वहां पर करते हैं। और अक्सर प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, चलो यहां लगा लेते हैं अभी तो फिलहाल, इक्वल्स टू एम नॉट, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हम जानते हैं इसका क्या रूल होता है भाई, जो पहला है गामा, उसका डेरिवेटिव, गामा का डेरिवेटिव, और ये वेक्टर क्वांटिटी की बात की गई, ऊपर वेक्टर लगा हुआ है ना, ये वेक्टर इस तरह से, वेक्टर वेलोसिटी पे वेक्टर, यहां पर भी वेलोसिटी पे वेक्टर, तो गामा एज इट इज, लेकिन वेलोसिटी पे वेक्टर प्लस, अब जो चीज एज इट इज थी, है ना, गामा, अब इसको सेम लिखेंगे और यहां पर वेलोसिटी वेक्टर का करेंगे टाइम डेरिवेटिव। अब ये चीज तो आप जानते हैं ना कि डेरिवेटिव के रूल से क्या लिखते हैं इसको हम, ये है ऑन अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, तो पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। आगे करें क्या, चलो आगे देखो जरा, अब गामा का डेरिवेटिव करें इसको तो कितना आएगा, तो इसलिए हम इसको ना अलग से सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स वी जस्ट सॉल्व इट, सॉल्विंग डी गामा बाय डी टी, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, हम लिख देते हैं पहले वैल्यू कि डी ऑफ डी टी, जो गामा की वैल्यू है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और उसकी पावर -1/2।
अब डेरिवेटिव का रूल बता दो, तो आप बोलेंगे सर -1/2 पहले आ जाएगा आगे, फिर इसी पूरे फंक्शन में से पावर इसमें से एक माइनस हो जाएगा, v²/c²। देखो मैं इसको डिराइव करने के मकसद से नहीं जा रहा हूं, मैं बस जो रूल कह रहा है मैथमेटिक्स का उसी के अकॉर्डिंग चलता जा रहा हूं मैं। -1/2 में से अगर 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा -3/2। चलो अब इसका हो गया, अंदर आ जाओ। अब इसका v² का डेरिवेटिव 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। -v² का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -2v/c², है ना। अब यहां से देखो, यहां पर भी अगर अंदर आए तो पहले पावर का करना पड़ा हमें, पावर का किया तो वो 2v हो गया। अब वेलोसिटी का करना पड़ेगा, और वेलोसिटी कितनी है, तो आंसर है dv/dt। हमने कैसे कैसे किया मार्क कर देता हूं मैं एक बार, है ना। देखो यहां पहले पावर का किया तो ये वाला फंक्शन एज इट इज वो हमने यहां लिख दिया है। अंदर की तरफ जब गए तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, फिर हमने यहां पावर का किया जो कि ये आ गया, उसके बाद फिर हमने वेलोसिटी का किया तो हमारे पास उसका ये रिजल्ट आ गया। यहां तक ओके, ठीक है। तो ये देखो, अब ये 2 से तो 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो गामा का डेरिवेटिव क्या बचा, हम बोलेंगे सर ये जो वैल्यू है 1 - v² की पावर है ना c² और -3 लगा हुआ है। अगर -3 लगा है तो आप इसको डिवाइड में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा क्यूब लिख सकते हैं भाई। देखो साफ साफ -3/2 है, ठीक है ना, तो गामा क्यूब इसको लिख सकते हैं। अगर हम गामा का क्यूब करेंगे इसका मतलब क्या है, इस पूरी वैल्यू को क्यूब कर दिया, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, और 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा, और 1 की पावर 3 3 रहेगा, तो गामा क्यूब ये बन जाएगा। ये पूरा का पूरा गामा क्यूब आ गया। वहां कितना बचा, v/c², और ये कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ए वेक्टर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। चलिए अब आगे कर सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल। हम असल में वेक्टर का जो साइन हमारे पास वी वेक्टर के पास आएगा। देखो अगर वी वेक्टर लिखो ए लिखो या ए वी वेक्टर लिखो, वो एक ही बात होती है। क्यों होती है, चलो समझा देता हूं मैं। देखो वेलोसिटी वेक्टर कब बनता है, तो आंसर जब वेलोसिटी में कोई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, सही है ना। और एक्सेलरेशन दोनों, अब दोनों हम देखें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये एक ही चीजों के लिए डेरिवेटिव हो रहा है टाइम के साथ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उस डायरेक्शन में उसका डेरिवेटिव भी आता है एक्सेलरेशन। एक्स को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन ए, ठीक है ना। चलो एन कैप ए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए वी वेक्टर लिखूं तो क्या आएगा, हम बोलेंगे ए वी वेक्टर कितना है, एन के कैप। अच्छा अब मुझे बताओ कि मैं अगर ए वेक्टर वी लिखूं तो कितना आएगा, ए वेक्टर कितना है, एन कैप ए वी। देखो जरा, ए वी एन कैप क्या दोनों सेम है, तो यहां नहीं, कहने का मतलब होता है कि ए वी वेक्टर या ए वेक्टर वी दोनों की दोनों ही बात सेम होती है, इसलिए जो वेक्टर हमें वी पे मिलना चाहिए था मैंने ए पे लगा के इसको लिख दिया, तो एक ही बात है। ओके, एक ही बात होती है। अच्छा आगे सॉल्व कर लेते हैं नाउ। अब इस वैल्यू को हम यहां रख देंगे। अब रखेंगे क्योंकि भाई रखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि उसी का पार्ट है। अगर आप बोलें सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई आसान तरीका नहीं यार, देखो आप मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं, तो इससे आसान मैं क्या बोलूं आपको, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके चलो वैल्यू रखते हैं इसमें, तो यहां आ जाएगा मोमेंटम का चेंज नाउ, dp/dt कितना आ जाएगा, m0, अंदर क्या बचेगा, इसका डेरिवेटिव कितना आया, तो आंसर है गामा क्यूब और v/c² ए वेक्टर, और यहां पर एक और v है, तो यहां पर एक और v है ना, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे v² आ जाएगा। हमने v वेक्टर को a वेक्टर को आपस में रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। आप बोले सर यहाँ तो वेक्टर है वहां क्यों नहीं है, तो असल में एक्सेलरेशन हमारा जो आना चाहिए था वो बिना वेक्टर के आना चाहिए था, क्योंकि जब गामा का डेरिवेटिव हमने किया था ये वाला v का, तो ये बिना डायरेक्शन किया, क्योंकि गामा स्केलर क्वांटिटी हम जानते हैं। अगर आपको लगे कंफ्यूजन तो यहाँ से इसको हटा लेना, ठीक है ना भाई, लो कंफ्यूजन ताकि आपको ना लगे, क्योंकि गामा स्केलर है तो इस p को हमने कोई वेक्टर नहीं लिया था, याद रखना इस बात को। तो a लिखेंगे यहाँ पर हम, और इस a वेक्टर को हमने v वेक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया। बोले तो ये रियलिटी में हमें कैसा मिलता है मैं बता देता हूँ, चलो लिख के बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन और ना लगे। मैंने एक स्टेप स्किप कर दी थी, लेकिन बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आएगा a v वेक्टर, ऐसा लिखा जाएगा ये। और आपको मैंने अभी बताया था कि ए वी वेक्टर को हम वी ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो अगर वी ए वेक्टर लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे v² ए वेक्टर, ठीक है ना। ये चीज हम लिख सकते हैं अगर, तो यहां पर लिख भी देना ब्रैकेट में, मैं लिख दूंगा चलो। जैसे जगह बचेगी ना आपके पास यहां पर, तो यहां लिख देना सिंस ए वी वेक्टर इक्वल्स टू वी ए वेक्टर,
इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, प्लस गामा dv बाई dt ए वेक्टर आ जाएगा। अब दोनों तरफ ए वेक्टर आ चुका है ना, इसलिए हमने किया बस ताकि ए वेक्टर कॉमन आ जाए। तो एम नॉट ए वेक्टर कॉमन आ गया। अब यहां क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर गामा बचेगा, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस गामा बचेगा। मैं कह रहा हूं दोनों में से गामा क्यूब कॉमन ले लो ताकि यहां पर एक जैसा सेम बन जाए। अब अगर गामा क्यूब को कॉमन लोगे तो यहां तो गामा क्यूब है ही नहीं, तो क्यूब बनाने के लिए क्या करें, इसमें गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो गामा स्क्वायर से डिवाइड कर लो, हो सकता है, ठीक है। मैंने बस उसको सेम बनाने के लिए किया है। अगर आप पूरा हम सॉल्व करने जाएं, जो आपको लग रहा होगा सर ऐसे ऐसे सॉल्व कर लें, बिल्कुल आप वैसे सॉल्व कर सकते हो जो आपका मन कहता है। तो जो आपका मन कह रहा है आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आसान बनाने के लिए मैंने इस तरह से कर दिया। सो एम नॉट, अब हम इसमें से एक गामा क्यूब कॉमन ले लेते हैं, चलो। तो गामा क्यूब कॉमन आते ही यहाँ क्या बचेगा, एम नॉट ए वेक्टर, यहां से गामा क्यूब बाहर आ गया तो ये बचेगा वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, प्लस वहां पर क्या बचेगा आप बता सकते हो, यहां पर गामा क्यूब कॉमन आ गया तो 1 बाय गामा स्क्वायर। 1 बाय गामा स्क्वायर कितना होगा यार, देखो गामा स्क्वायर करेंगे तो क्या ये रूट हट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल सर बचेगा हमारे पास। और डिवाइड में गामा स्क्वायर है, डिवाइड में है, जब डिवाइड करके देखेंगे तो ये पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो क्या इस पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो भी प्लस वाला यही आएगा। तो ये और ये कैंसिल, 1 तो 1 बचा, तो इसलिए हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी है, डीपी बाय dt है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा क्यूब एम नॉट ए वेक्टर। तो क्या ये बात समझ में आ गई कि भाई ये रिलेटिविस्टिक फोर्स जो होती है वो इसी तरह से डिराइव की जाती है। फाइन, अगर ऐसा केस है हमारे पास जो हमें सिंपल हो चुका है, तो होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बस मुझे मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज निकालना था। एंड फॉर दैट मैंने जब देखा कि गामा में भी वेलोसिटी आती है तो इसको कॉन्सेंट्रेट ना करके मैंने वेरिएबल देखा, प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व किया। डी बाय गामा मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, डी गामा बाय डी टी को, तो आंसर है कि मैंने इसको सेपरेटली जब सॉल्व किया, जब मैंने सेपरेटली सॉल्व किया तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। और फिर वी ए वेक्टर ए वी वेक्टर को रिप्लेस करके मैंने ए वेक्टर दोनों तरफ लेकर आ गया ताकि वो कॉमन ले लूं। फिर गामा क्यूब भी कॉमन लेने के लिए मैंने गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ओके ना, चलो नेक्स्ट देखिए क्या, देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को निकालने के तरीका। जो चीजें निकालनी है, कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कैसे निकालोगे आप, तो आंसर है गामा पी नॉट यानी कि एम नॉट इंटू वी, ये निकालोगे आप लीनियर मोमेंटम, उसके पास जो भी आएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी कैसे बनेगी, तो आंसर है गामा टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी। ई नॉट क्या है, तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला आप और जानते हैं, मैं उसको भी लिख देता हूं। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, ठीक है ना, रेस्ट एनर्जी वही है और कुछ नहीं है। तो और ये चीज क्या है, रेस्ट एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी। अब दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फिट बैठेगा हम उसको अभी चेक कर लेंगे। फिर है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक कैसे निकलेगी, तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल एनर्जी में से जो भी इसके पास रेस्ट मास एनर्जी कह लो वो अवेलेबल है, उसको जस्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैसे निकल लेगी, तो हम सिंपल सी बात बोल देंगे, टोटल एनर्जी में से रेस्ट एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि टोटल एनर्जी में से अगर देखो एक पार्टिकल है उसके पास किस तरह से एनर्जी है, तो आंसर है कि रेस्ट एनर्जी तो हमेशा रहेगी। और वो एनर्जी कहां से आती है, तो अगर पार्टिकल को आप रेस्ट पर भी लेकर आ जाओ, तो मैंने पढ़ाया था बताया था कि रेस्ट पर आने के बाद भी पार्टिकल की कभी भी एनर्जी जीरो नहीं होती है, क्योंकि स्पेस एम्प्टी नहीं है, वहां फील्ड्स होती हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वहां फील्ड्स होती हैं, और रेस्ट पर आने के बाद भी पार्टिकल को उस फील्ड से एनर्जी मिलती रहती है कंटिन्यू। तो रेस्ट मास एनर्जी भी रहेगी और चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, और दोनों मिला के क्या बनती है, टोटल एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिला के टोटल बनती है। अगर आप काइनेटिक निकालोगे तो रेस्ट मास एनर्जी को टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। फाइन, तो तीन हमारे पास है हमें जो निकालना है। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है, तो यहां लिख लो गिवन डाटा। गिवन क्या है, ठीक है, ट्रैवलिंग विद स्पीड, तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है
उसकी स्पीड लाइट का 60% है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, उसकी रेस्ट एनर्जी दी गई है, दैट इज ई नॉट 0.511 मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इस तरह से हमें दी गई है, दोनों डाटा दिए हुए हैं। तो अगर हम इस मोमेंटम को निकालना चाहें तो हमें इस सम में गामा निकालना पड़ेगा फर्स्ट। सो लेट्स वी कैलकुलेट फर्स्ट गामा। नाउ जो फॉर्मूला में लगाना है, गामा निकालेंगे तो हमें कैसे निकालेंगे, तो आंसर है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। 1/√1 माइनस वी की वैल्यू कितनी, 0.6 का स्क्वायर करोगे तो 0.36 सी स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में अगेन सी स्क्वायर काटोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो फटाफट। 1 में से 0.36 जाएंगे तो कितना आएगा 0.64, और उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.8 आएगा। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, काट के 2 1 आएगा पहले तो 1.25, ये आएगी गामा की वैल्यू। ओके ना, ठीक है। अगर ये गामा की वैल्यू अगर आ चुकी है आप सबकी भी, तो हम आगे करें अपना काम, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेट्स बी कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। तो ये फॉर्मूले जो हैं, अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले मैंने क्या सिखाया हुआ है कि न्यूमेरिकल करने से पहले जो चीजें पूछता है उसका पहले लिखो फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करो कि कितनी क्वांटिटी गिवन है। गामा गिवन है क्या, बिल्कुल हमने कैलकुलेट कर लिया। और ये क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन का मास वो रखो, आप रखोगे तो रेस्ट मास वो हमें पता है कितना होता है, लेकिन हम उसके साथ नहीं करेंगे, हम एक तरीका और देखेंगे। वी हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है वो बताऊंगा अभी मैं, लेकिन हम इसकी बात करते हैं। एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल गामा हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमें रेस्ट मास एनर्जी दी हुई है, तो यही फॉर्मूला में फिट बैठेगा। वो भी कर सकते हैं अगर मोमेंटम निकालने, तो फिर हमें रूट से वैल्यू बाहर निकालनी पड़ेगी कैलकुलेट करके, तो भी आ जाएगा मोमेंटम रखने के बाद। फिर काइनेटिक एनर्जी जो निकालेंगे वो भी टोटल में से हम रेस्ट मास को माइनस कर देंगे। तो यानी कि सारी चीजें यानी गिवन डाटा से हो सकती है। अब हो सकती है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जो सबसे आसान है उसकी टोटल एनर्जी वो निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी भाई, तो आंसर है गामा जो कि है 1.25 मल्टीप्लाई रेस्ट मास कितनी है 0.55 मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको 0.5 ही मान लो, 0.5 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 125 0.5 625, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो 125 में अगर 5 मल्टीप्लाई करते हैं सो इट विल बी 625, राइट ना, ठीक है। अब जब हम इसमें सॉल्व करेंगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.0625। चलो एक बार देखते हैं, अगर इसको 0.25 मान रहे हो तो इसको 0.50 मान लो, हमने थोड़ा सा कम किया है। चलो पॉइंट हटाया 100 नीचे, पॉइंट हटाया 100 नीचे, है ना। चलो सॉल्व करो अगर, तो कितना आएगा 125 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6250, 6250 डिवाइड में कितना है 100 इंटू में 00 और आ जाएगा। इसको जब इससे क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, अब इसकी जगह पे 5, जीरो की जगह पे प्ले 5 आ गया, इस जीरो की जगह पे 2 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पेस करके लिखता हूँ 5, इस जीरो की जगह पे 5 आ गया, इस जीरो की जगह पे 2 आ जाएगा, इसकी जगह पे 6 आ जाएगा और 1 की जगह पॉइंट आ जाएगा। तो इतनी, और थोड़ा सा हमने इसको वहां से हमने कम किया था ना, तो यहां से हम थोड़ा सा फैक्टर बढ़ा सकते हैं। 6.625 को हम लिख सकते हैं 0.631 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हम इसमें ये लिख सकते हैं। तो इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी उसके पास। आगे करें काम, हमने थोड़ा सा वहां से कम किया था तो वहां से बढ़ा लिया फाइनली। अब अगर काइनेटिक एनर्जी निकालो तो कितनी आएगी, तो आंसर है टोटल एनर्जी में से, और टोटल एनर्जी कितनी थी, वो ये थी 1.25, और आप बोले सर ये वाली, हाँ ठीक है यही वाली थी, लेकिन ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। टोटल एनर्जी माइनस में ये, तो कितना आ जाएगा, तो 0.511 आ जाएगा कॉमन, 1.25 वहां बचेगा 1, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आंसर ये आ जाएगा 0.5, हाँ कि ना। अब 0.5 0.5 अप्रोक्सीमेट 2 मतलब 25, 5 5 25 है ना, कह सकते हैं हम। तो 25 अगर कह सकते हैं तो हम इसको हम इसको नंबर को यहां से थोड़ा सा कम करें तो बढ़ा के लिखेंगे। 25 कह रहे हैं तो 28 मान लो, 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये इसके पास एनर्जी आ जाएगी। एम आई राइट? जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। अब अगर मोमेंटम निकालें तो उसकी एक थोड़ी हमारे पास ट्रिक है, छोटी सी, थोड़ा सा आसान तरीके से और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? अब आसान तरीका देखो कैसे करने जा रहे हैं। तो मोमेंटम की जो वैल्यू लिखी हमने गामा, और हम इसको रेस्ट मास एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, इट विल बी इजियर। सो लेट्स वी डू, हमने सी से मल्टीप्लाई किया और सी से डिवाइड कर दिया, ठीक, सी स्क्वायर से, एक्चुअली सी स्क्वायर से। सो गामा की वैल्यू हमें पता है 1.25, एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट एनर्जी है, दैट इज 0.511, वेलोसिटी कितनी है 0.6 सी है, और फिर सी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आने वाला है वो आप कर सकते हैं इजीली। जब मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर आ जाएगा, और उस नंबर में जो यूनिट लिखोगे आप लिख लेना मेगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्पीड ऑफ लाइट। ये आप मोमेंटम को निकाल सकते हो इस तरह से। सी की वैल्यू मत रखो, ऐसे निकाल लो आप इसको, ठीक है ना, वरना आपको फिर पूरी यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसको सेम लिख देना, इसको कैलकुलेट मत करना, इसको यहाँ पर डिवाइड में लिख देना, बस इन नंबर को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके ना? प्लीज करके बताना कमेंट में कितना आंसर आपका आता है, फिर हम देखेंगे